बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स के सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये आपके सामने पहला लेक्चर है जी। ये लेक्चर जो है ज़ाहिर है उन्हीं के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लासें जो ली हुई हैं फ़िज़िकल क्लासेस में। ज़ाहिर है चैप्टर 16 पढ़ा है, स्टार्ट किया था और आपको याद है कि हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था चैप्टर 16 का पूरा, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है। उसी से ठीक अगला लेक्चर आपके सामने है और बुक्स भी आपके पास हैं, तो आप वो साथ ज़ाहिर रखेंगे खोल के, तो देखेंगे कि यही चीज़ें जो हम यहाँ से देख रहे होंगे वही आप उधर से देखेंगे। मैं यहाँ बच्चों कोशिश अब ये करूँगा कि मेन पॉइंट्स आपको जैसे होते हैं लेक्चर में वो यहाँ पर आपको सारे पहले समझा दूँ। और क्योंकि आप लोगों की शुरू से प्रैक्टिस ये चल रही है सेकेंड ईयर में कि आपको मैंने एक हैंडबुक लगवाई हुई है, आपको पता है मेरे स्टूडेंट्स को, बाकी भी मेरा ख्याल है इसी तरह ही और भी साथी जो टीचर हमारे उन्होंने भी इसी तरह लगवाई हुई है हैंडबुक। तो हम यूँ किया करेंगे तकरीबन वही, ताकि आपको माहौल मिले। ज़ाहिर है पूरा वो तो नहीं मिल सकता बच्चों, मजबूरी है जो गिवन हालात में जैसे जैसे जो किया जा सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल जैसे आपकी बेहतरी जिससे हो तो वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश ये होगी कि उसी तरह ही इंशाल्लाह हम चलें या उससे मिलता जुलता माहौल दें जिस तरह क्लास में हमारा होता था। तो मेन चीज़ें सारी आपको पहले समझा देनी है इंशाल्लाह यहाँ इस तरह से। और उसके बाद क्योंकि जैसे मैंने कहा वो आपको एक हैंडबुक लगवाई हुई है, तो मैं उस पर से भी जो मोटे मोटे पॉइंट ज़रूरी हैं, जहाँ कोई रीडिंग भी बाद में करके देनी ज़रूरी है, तो जल्दी से कोशिश करूँगा कि वो भी जहाँ भी मुमकिन हो सके तो वो रीडिंग भी कर दूँ। जहाँ ज़रूरी हुआ मैं ये समझूंगा कि रीडिंग की ज़रूरत नहीं है तो मैं आपके लिए भी छोड़ दूँ, तो कोई हर्ज नहीं है, तो वो मैं आपके लिए भी छोड़ दूँगा। मेन बातें अलबत्ता लेक्चर की इसी तरह हम करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं जी। जैसे मैंने आपको याद दिलाया कि चैप्टर 16 आपका शुरू ही अभी हुआ था और उसकी हमने स्टार्ट की कुछ बातें सीख ली थी। अहम चीज़ आगे बढ़ने से पहले रिपीट कर दूं, पहले भी बताई हुई है और पता है आपको कि चैप्टर 16 की जो बेसिक बातें हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों मिलती जुलती हैं 7वें चैप्टर से। चैप्टर 7 था फर्स्ट ईयर में ऑसिलेशंस का, और जो इस वक्त आपके सामने है अल्टरनेटिंग करंट की बुनियादी खसूसियात में से एक चीज़ फ़ेज़ ऑफ एसी। ये कोई तकरीबन 100% वही कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर नंबर 7 में आपने इसी लफ्ज़ इसी नाम से पढ़ा हुआ है, फ़ेज़ ऑफ एसी, इसी नाम से। यही एसी का लफ्ज़ नहीं था, अल्टरनेटिंग करंट नहीं था, वहाँ फ़ेज़ ऑफ ऑसिलेशंस कह लीजिए था। तो अल्टरनेटिंग करंट भी क्योंकि ऑसिलेशंस करता है, क्योंकि इसकी भी उसी तरह साइन वेव बनती है जिस तरह आपको पता है SHM की साइन वेव होती है क्योंकि इसकी भी इक्वेशन उसी तरह की है जैसे SHM की, याद करें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी। ये आपकी जानी पहचानी, ये आपको पहले भी बताई हुई हैं, ये बातें आपने इसी चैप्टर के आगाज़ में यही बातें आपसे की हुई हैं मैंने। जिस तरह की ये आपको पता है इक्वेशन थी, ये तो चैप्टर 7 में थी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग SHM। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ऐसी ही इक्वेशन आपकी जानी पहचानी ये है कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कि आउटपुट है ऑफ कोर्स एसी जनरेटर की, उसकी इक्वेशन V = V0 साइन थीटा या V = V0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा ख़ुद हमें पता है ओमेगा टी है। तो ये और ये इक्वेशंस बिल्कुल ही एक जैसी हैं। तो ये पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड है V0 जैसे उधर थी x0 एम्पलीट्यूड, और उसी तरह से V इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये बातें सारी पीछे हो चुकी हैं, हम जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर सबसे पहली बात क्या होता है फ़ेज़ ऑफ एसी। तो आपके सामने बुक है आपकी हेल्पिंग बुक जो मैंने लगवाई हुई है, मैं जानबूझ के उसी से कंटिन्यू उसी तरह ही करना चाह रहा हूँ जैसे मैंने कहा, ताकि आपको कोई परेशानी, कोई आपको कन्फ्यूजन, कोई आपको ये ना टेंशन बने कि जी ये तो अब नया सिलसिला शुरू हो गया तो सारा कुछ ही नया है तो हम कोई नए तरीके से अब पढ़ेंगे। नहीं, मैं जानबूझ के
जानबूझ के मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी करीब तर माहौल दिया जाए इन ऑनलाइन लेक्चरों में आपकी फ़िज़िकल क्लासों जैसा। तो इसीलिए वो बुक भी बार बार हम उसी का ही हवाला देंगे। जहाँ बहुत ज़रूरत पड़ी तो टेक्स्ट बुक की भी बात इंशाल्लाह करेंगे, जैसे पहले भी कभी आपको पता ही है, अमूमन कभी कर हो जाता है तो हम करते हैं उसकी भी बात। अच्छा, तो फिर ये क्या है फेज़ ऑफ AC क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपकी जो मैंने बताया वो जो बुक है नोट्स वाली, उसमें अगर आपके सामने है तो उसकी जो पहली लाइन छोड़ के, इक्वेशन कुछ दी हुई है वो छोड़ के, उसके नीचे डेफिनेशन लिखी है कि वो एंगल थीटा जो डिस्क्राइब करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, ये वाली इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस थीटा पर डिपेंडेंट है। कितना है थीटा, ये बातें सारी पीछे हो चुकी हैं कि हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की का ग्राफ टाइम के लिहाज से भी बना सकते हैं। ये AC वेव आपको पता है कैसी बनती है, और हमें पता है कि ये हम सेम यही बिल्कुल यही ग्राफ, ये बातें सारी आप कर चुके हैं। वो जब फिज़िकल क्लासें हमारी हुई थी तो थीटा के लिहाज से भी बना सकते हैं। वही उसी तरह से वोल्टेज ऊपर को ली है, ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को ली है नेगेटिव वैल्यूज़, और उसी तरह से ये इसकी पीक वैल्यू होती है नीचे से ऊपर को, ये वाली जो है ये इसकी एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू है, यानी V0, ये वाला जो लेवल है इतना इतना, ये V0 है। नीचे भी ऐसे ही ये वाला V0 है, और ऐसे ही नीचे वाला इतना इतना लेवल जो है पीक वैल्यू -V0 भी है। तो ये बातें सारी आपको पता है। तो किसी भी लम्हे हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये ख़ास तौर पे जो नीचे वाला ग्राफ है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, थीटा के लिहाज से वेरिएशन इन AC वोल्टेज, ये पीछे हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, और हमें पता है कि थीटा के लिहाज से ये साइन वेव बनती है। तो एंगल थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिहाज से कैसे कैसे वेरिएशन होती है, ये सारी बात पीछे सीख चुके हैं। पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, आपके पास मौजूदा बुक में, वीडियो तो नहीं उसकी, लेकिन मैंने वो पढ़ाया हुआ है, मतलब बुक में देख सकते हैं आप। अब ये एंगल थीटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, किसी लम्हे 90 डिग्री, किसी लम्हे 180, किसी लम्हे 270, कभी 360, तो उसके लिहाज से वोल्टेज वेरी होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की कभी कम कभी ज़्यादा, कभी और कभी कम, फिर कभी नेगेटिव हो गई, मैक्सिमम हुई, फिर ज़ीरो हुई, तो ये थीटा के साथ साथ चेंज होती है। तो इसका मतलब है थीटा पर डिपेंड करती है किस लम्हे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है वोल्टेज की। तो फिर डेफिनीशन इसकी इसी के मुताबिक है, इसी बात के मुताबिक है कि वो एंगल थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। कुछ याद करें तो चैप्टर 7 में भी इसको इसी तरह डिफाइन किया था। वो एंगल थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, इट इज़ द एंगल थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, जो क्या करता है, विच स्पेसिफाइज, जो मखसूस कर देता है किसको, अब यहाँ कहेंगे द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, या दूसरे लफ्ज़ों में ये वो वैल्यू है थीटा की कि जो बताती है कि किस लम्हे कितनी होगी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। स्पेसिफाई कह दें या विच गिव्स कह दें। तो डेफिनेशन कुछ इन लफ्ज़ों में इससे मिलती जुलती बात आपकी किताब पे मौजूद है। डेफिनेशन हो गई जी। अगली बात बड़ी छोटी सी, बड़ी सिंपल सी, वो ये है कि इसको हम ग्राफिकली हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये अगर, जैसे मैंने पहले भी दिखा दिया और पहले भी जानते हैं, आप थीटा की वैल्यूज़ ले लें, इधर 0 है, यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री, जिसको आप अब रेडियन में अगर दिखाना चाहें, आपको पता है हम रेडियन में दिखाते रहे हैं पीछे ग्राफ में, तो π/2 रेडियन, पाई जानते हैं जी, याद है 3π/2, और ये बच्चों 2π, और यहाँ पे मैक्सिमम V0 है पॉजिटिव, वोल्टेज की वैल्यूज़ लॉन्ग बाई एक्सिस लिए, और उतने ही फासले पर नीचे -V0 है। तो आपको पता है ऑलरेडी कि हमारा ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ये 2π की वैल्यू ऊपर ले देते हैं, चलिए याद रहे। तो ये आपका जाना पहचाना वही बात फिर से रिपीट हो गई। अब AC करंट या AC वोल्टेज की बात हम कर रहे हैं, तो AC करंट या AC वोल्टेज की किस लम्हे क्या वैल्यू थी, वो डिपेंड करता है कि एंगल थीटा कितना है उसके ऊपर। इस एंगल थीटा के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिपेंड करती है। जैसा कि मैं कभी आपको ये कहूँ कि जी फ़लाँ लम्हे
किसी लम्हे मैं कहूँ जी कि AC वोल्टेज का फेज़ था π/2 यानी 90 डिग्री, π/2 रेडियन या 90 डिग्री, तो आप सुनते ही समझ गए कि इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू थी। मैं कहूँ कि 3π/2 था तो आप समझ गए कि नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू थी 3π/2 पे। मैं कहूँ कि पाई रेडियन फेज़ था तो आप समझ गए कि AC वोल्टेज थी तो ज़ीरो, फिक्रा सुनना है, थी तो ज़ीरो, लेकिन इट वाज अबाउट टू चेंज इट्स पोलैरिटी या इट्स डायरेक्शन। AC वोल्टेज का अगर पाई रेडियन फेज़ था तो इसका मतलब है इस लम्हे ज़ीरो है उसकी वैल्यू, लेकिन इट इज़ अबाउट टू रिवर्स इट्स पोलैरिटी, वो रिवर्स करने ही वाली है। लेकिन मैं कहूँ फेज़ ज़ीरो है तो आप समझ गए कि इस लम्हे वैल्यू तो ज़ीरो है वोल्टेज की एंड इट इज़ अबाउट टू इंक्रीज़ पॉजिटिवली। वैल्यू तो ज़ीरो है वोल्टेज की लेकिन इट हैज़ टू इंक्रीज़ पॉजिटिवली। तो ये 0 और 180 का फेज़ एक दूसरे के ऑपोजिट फेज़ हैं। अगरचे वोल्टेज यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, लेकिन इसका मतलब है कि इट इज़ अबाउट टू इंक्रीज़ पॉजिटिवली और इसका मतलब है इट इज़ अबाउट टू, अभी ये होने लगी है रिवर्स एंड अबाउट टू इंक्रीज़ नेगेटिवली। तो ये मुख्तलिफ फेज़ मुख्तलिफ सिचुएशन बताते हैं कि किस लम्हे क्या सूरत हाल है। यही कुछ एग्जैक्ट यही बातें जो मैंने आपको समझा दी हैं, यही बल्कि ज़्यादा डिटेल में हमने शायद कर दी हैं। वो मैं जो कह रहा था कि जानबूझ के मैं उसी किताब को ही फॉलो करूँगा जो आपको ऑलरेडी जिसके आपकी आदत पड़ी हुई है, ताकि आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन कोई ना बने, कोई आपको ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ कोई ना महसूस हो कि जो आपको जैसे लगे कि वो नयापन उसमें आया है। तो फेज़ ऑफ AC की ये सारी बातें वही सारी कुछ वही सारा उसी तरह यही उसी तरह से वेव फॉर्म बना के उसी तरह एंगल्स और किस लम्हे क्या हुआ और थीटा 90 है तो क्या हुआ, थीटा 180 है तो क्या हुआ, ये सारी बातें आपकी जानी पहचानी है। यहाँ तक हम आ गए। अगली हमारी हेडिंग है फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। यहाँ पे आ गए। इसकी मैं बात समझाने लगा हूँ जी। पहले ये जो दोनों डायग्राम्स हैं इनके मुताबिक फिर थोड़ी सी ज़रा इधर से भी मैं हल्की सी रीडिंग या इधर से भी दिखा दूंगा ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। लैग और लीड लैग का मतलब बच्चों होता है पीछे रह जाना, लीड का मतलब आपको पता है लीड करना, आगे आगे चलना। तो ये हम इसको दोबारा से अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं फेज़ लैग और फेज़ लीड वाला। ये बच्चों आपके सामने वही अभी जो ग्राफ बनाया था एक दफ़ा फिर से बनाते हैं। हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया है थीटा, अलॉन्ग वाई एक्सिस उसी तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यूज़ ली हैं। इस जगह दोनों ज़ीरो हैं, थीटा भी और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी। अब वोल्टेज ले सकते हैं या करंट भी, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज, कोई क्वांटिटी है, कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस ली है। और ये फ़र्ज़ कीजिए मैंने ग्राफ बना दिया, वही आपका जाना पहचाना जैसे आपको पता है, आपको आप जानते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह एक साइकिल होगा, फिर उसके बाद और भी इसी तरह से लगातार जब करंट चलना है सर्किट में तो ये साइकिल बार बार पीरियोडिकली रिपीटेड साइकिल है, आपको पता है, एंड सो ऑन, आगे ही आगे इसी तरह से चलता जाएगा। हम इसका कुछ हिस्सा चलिए कोई 1.5 साइकिल की बात फ़िलहाल कर लेते हैं ज़रा आसानी के लिए। अच्छा, अब ये मैंने जो ग्राफ बना दिया आप समझिए कि ये हमारी कोई एक क्वांटिटी थी, इसको मैं AC1 कह देता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट नंबर 1 या अल्टरनेटिंग करंट वाली वोल्टेज नंबर 1। कोई दो मुख्तलिफ वोल्टेजेस हम उनका आपस का मामला देखना चाह रहे हैं। फेज़ लैग और फेज़ लीड का तज़किरा करना चाह रहे हैं कि लीड करने का और लैग करने का क्या मतलब है। ये थोड़ी सी बात एक बता दूं कि जब आप आगे फ़िलहाल उसकी बहुत डिटेल से वजाहत तो नहीं होगी, लेकिन अगले टॉपिक्स में जब हमने बेसिक स्किल सीख रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए, तो उसमें ये भी चीज़ देख रहे हैं फेज़ लैग और फेज़ लीड। हम देखेंगे बच्चों कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की आम तौर पे किसी लम्हे कितना फेज़ है ये आम तौर पे इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादा अहम होता है कि किसी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का किसी दूसरी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से फेज़ का किसी लम्हे या हर लम्हे डिफरेंस क्या है। ज़्यादातर केसेस में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का आपस का फेज़ डिफरेंस कितना है। वही डिफरेंस समझाने के लिए ये मिसाल दे रहे हैं। तो ये कोई क्वांटिटी थी AC1, ये कैसे चाहिए होता हमें फेज़ डिफरेंस, ये अगले टॉपिक्स में आएगा तो फिर बात और क्लियर होगी। फ़िलहाल बस इतना ही कि ये एक क्वांटिटी थी AC1, उसका ग्राफ मैंने बना दिया, और ये एक क्वांटिटी मैं दिखाने लगा हूँ AC2 ये उसका ग्राफ मैं दिखाने लगा हूँ। ये बच्चों दूसरा कलर यूज़ करते हुए ताकि आपको बात समझनी ज़्यादा आसान हो जाए, ये मैंने एक और क्वांटिटी शो कर दी है, ये AC2 है। लें जी,
और मैं इस मीन लेवल, ये जो सेंट्रल लाइन मीन लेवल है जिस पे थीटा की वैल्यूज़ अब मैं लिखने लगा हूँ, और इस मीन लेवल से अबव मैं लिखने लगा हूँ वो जो ब्लैक कलर की AC1 थी, और मीन लेवल से बिलो मैं फ़ेज़ मुख्तलिफ लिखने लगा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे क्या क्या फ़ेज़ थे, ये दूसरी वाली के जो कि AC2 थी क्वांटिटी। नहीं जी, इसका मैंने आपको पता ही है, ज़ीरो का फ़ेज़ है। टॉप एक्सट्रीम का मतलब होता है π/2 यानी 90 डिग्री का फ़ेज़, और ये पाई रेडियन का, और यहाँ पे 3π/2 मैं फिर याद दिला दूँ कि ये जो अबव द मीन लाइन में लिख रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये ब्लैक कलर वाली वेव के फ़ेज़ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आ गया 2π। लेकिन मैं बिलो द मीन लेवल, देखिए अब क्या लिखने लगा हूँ, बिलो द मीन लेवल बॉटम एक्सट्रीम का आपको पता होना चाहिए 3π/2 का फ़ेज़ होता है, और इस जगह पे जब 3π/2 से ऊपर को जाएं तो ये बनता है 2π, आपको पता है। और ये वाला फ़ेज़ जो है टॉप एक्सट्रीम का, ये π/2 होता है, और फिर वापस नीचे को आते हुए मीन पोजीशन पे पाई फ़ेज़ होता है, और ये बॉटम एक्सट्रीम का 3π/2 फ़ेज़ होता है, और इस जगह पे जाके 2π हो जाता है। ये मुख्तलिफ फ़ेज़ हमने लिख लिए, AC1 के भी AC2 के भी। अबव द मीन लेवल हमने लिखे हैं AC1 के, और बिलो द मीन लेवल AC2 के। अब फ़र्क देखना है हमने, तो इन पॉइंट्स के कुछ नाम दे लेते हैं, जैसे आपकी बुक पे भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो 0 पॉइंट है इसको स्टार्ट उसने A पॉइंट, ओरिजिन को A पॉइंट कह दिया है, और इस जगह पे ये जो दूसरा पॉइंट है इसको उसने B पॉइंट कहा है। अब B पॉइंट को कहीं भी हम, चलिए यहाँ कहीं लिख देते हैं, ये टॉप की तरफ इधर कहीं B पॉइंट, और उसके बाद इस पॉइंट को C पॉइंट कहा है आपकी बुक पे, और ऐसे ही इस पॉइंट को D पॉइंट कहा है। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे क्या सिचुएशन है वो हम देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट A से। पॉइंट A पर बच्चों जो AC1 है वो 0 के फ़ेज़ में है, और AC2 जो है वो 3π/2 के फ़ेज़ में है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो आपको बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि ये जो 3π/2 ज़ाहिर है 270 डिग्री है, और ये 0 रेडियन मतलब 0 डिग्री का फ़ेज़ है। लग रहा है कि जैसे AC2 जो है वो 270 डिग्री आगे है। जिस लम्हे AC1 0 है उस लम्हे AC2 3π/2 है। लेकिन अब ये बात पल्ले बांध लेनी है, आगे भी ये टॉपिक जब पढ़ना है आपने, ये टॉपिक और इससे रिलेटेड चीज़ें आगे भी आनी है, मुख्तलिफ टॉपिक्स में ये चीज़ अप्लाई होनी है। तो आप देखेंगे कि एक ही पॉइंट पे हमने डिसाइड नहीं कर लेना, या 2 पॉइंट्स पे नहीं, एटलीस्ट 3 पॉइंट देखने हैं, और भी देखें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट्स A B C, कम से कम 3, वैसे तो D और आगे E भी कोई कह सकते हैं, वो पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये पल्ले बांध लेनी है। 3 पॉइंट्स आपने देख के फैसला करना है कि इनमें से कौन लैग और कौन लीड कर रहा है। पहले पॉइंट पे तो लग रहा है कि जैसे फ़र्क है कि एक का अगर 0 का फ़ेज़ है तो दूसरे का 270 का यानी 3π/2 का। इसका मतलब है जो AC2 है लग रहा है कि वो 270 डिग्री ग्रेटर वैल्यू रखती है एंगल की एज़ कम्पेयर टू AC1। लेकिन हम दूसरा पॉइंट देखें, दूसरे पॉइंट पे जब AC1 का वो देखें पाई है π/2, तो जब AC1 का है π/2 ये वाला टॉप एक्सट्रीम, तो उस वक्त AC2 का 2π है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्क अब कितने का है। जब AC1 हमने देखा, AC1 जो है जिस लम्हे वो 90 डिग्री के फ़ेज़ में है, तो उस लम्हे AC2 जो है वो बच्चों AC2 जो है वो उस लम्हे 360 के फ़ेज़ में है। तो फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इनका भी फ़र्क देखें तो 360 माइनस 90 वही 270 आ रहा है, कि जैसे AC2 जो है जैसे वो 270 डिग्री ज़्यादा मिकदार है, ज़्यादा वैल्यू है एंगल की। लेकिन बस एक तीसरा पॉइंट देखें तो कुछ आइडिया हो जाएगा, चौथे पॉइंट पे और पक्का आइडिया हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बच्चों देखते हैं ज़रा, तीसरे पॉइंट पे देखिए क्या है। इस C पॉइंट पे AC1 जो है उसका फ़ेज़, AC1 का थीटा यानी फ़ेज़ कितना है जी, वो हाफ साइकिल मुकम्मल हुआ, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री। जबकि AC2 का इसी जगह पे आपके सामने है, देख सकते हैं कितना है। AC2 का ग्रीन कलर का इसी पॉइंट की सीध में वो देखें π/2 का है, यानी थीटा हुआ 90 डिग्री। अब क्या समझ आई? समझ ये आई कि AC1 जो है एक्चुअली AC1 जो है वो 90 डिग्री ज़्यादा वैल्यू है थीटा की, यानी AC1 यहाँ पर लग रहा है जैसे लीड कर रही है, आगे है, यानी 180। देखें ना जी, एक 90 के कोई दो चीज़ें चल रही हैं, तो एक 90 मीटर के फासले पर है, दूसरी 180 पे चली गई हुई है। तो इसका मतलब ये वाली लीड कर रही है और ये वाली लैग कर रही है। टिक का मतलब लीड लीजिए और क्रॉस का मतलब लैग लीजिए, जस्ट बात समझाने के लिए। लेकिन एक पॉइंट ये मैंने किसके लिहाज से देख लिया, पॉइंट C के लिहाज से ये मैंने बात कर दी है। पॉइंट C के लिहाज से मैं एक पॉइंट जस्ट और लेता हूँ ताकि डिसीजन हो जाए।
तो पॉइंट डी के लिहाज से अगर देखें AC1 क्या कर रही है और AC2 क्या कर रही है, तो फिर ज़रा डिसाइड करना आसान हो जाएगा। देखें जी, पॉइंट डी पे AC1 का है 3π/2 यानी 270, और उसी पॉइंट डी पे ये देखें AC2 का, AC1 का तो हमने देख लिया 3π/2 है, वो ब्लैक कलर से जो अबव मीन लेवल लिखा है, और उसी पॉइंट पे जो बिलो मीन लेवल ग्रीन कलर से लिखा है पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इन दोनों का भी डिफरेंस करें तो ज़रा 270 माइनस 180, तो ये भी 90 है, इन दोनों का भी 90 का ही डिफरेंस था। डिफरेंस जो था इन दोनों का 180 माइनस 90 ऑफ कोर्स 90 डिग्री, और AC1 आगे थी, यहाँ भी 90 डिग्री का डिफरेंस था, यहाँ भी 90 डिग्री का डिफरेंस है। और इस दफ़ा फिर लीड लैग, टिक का मतलब लीजिए लीड और क्रॉस का मतलब लैग। क्या पता चला, मज़ीद तसल्ली के लिए एक और पॉइंट भी देख सकते हैं, ये अगला पॉइंट जिसको मैंने लिखा तो नहीं, लेकिन ये ई पॉइंट कह लें, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर AC1 जो है वो 2π मतलब 360 और AC2 इस जगह पे 270। इसका मतलब है फिर यही जो इन दोनों स्टेप्स का रिलेशन था वही आया। पॉइंट ई पर भी कुछ ऐसा ही आया है कि फ़ेज़ डिफरेंस, हमने देखा फ़ेज़ डिफरेंस इस तरह से आया है, 90 डिग्री ही है, 360 यानी 2π रेडियन माइनस 270 जो कि 3π/2 है। और यहाँ भी AC1 जो है वो टिक लगा दी और AC2 जो है वो मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब ये लीड कर रहा है वो लैग। तो मैंने जैसे बताया था कि पहले पॉइंट पे डिसाइड नहीं कर लेना, दूसरे पे भी नहीं, एटलीस्ट तीसरे पे जाके डिसाइड करना है, और बेहतर है कि चौथा पांचवा भी देख लें, 3-4 पॉइंट 4-5 पॉइंट देख लें, फिर फाइनल समझ आ जाती है। पहले दूसरे पर नहीं, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स पे ये पल्ले बांध लेनी है। ये तरीका होता है AC क्वांटिटीज़ का फेज़ डिफरेंस देखने का। अब इस पूरी बहस से हम फाइनल रिजल्ट जो निकालते हैं वो क्या है जी, आपने देखा टिक कहाँ लगी, क्रॉस कहाँ लगा, टिक किसके लिए, क्रॉस किसके लिए, टिक किसके लिए, क्रॉस किसके लिए। तो फिर अब हम ये बात कहने के काबिल हैं, रिज़ल्ट हमारा क्या हुआ। रिज़ल्ट हमारा बच्चों ये हुआ कि या तो ये कह सकते हैं कि AC1 यहाँ पे इज़ लीडिंग AC1 जो है AC2 से आगे है कितना, बाई π/2 रेडियन, या कह दीजिए बाई 90 डिग्री। ये भी रिज़ल्ट की सही स्टेटमेंट है, ये भी ठीक है। और रिज़ल्ट यूँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर AC2 जो है AC2 जो है इज़ लैगिंग बिहाइंड AC1 बाई π/2 रेडियन, या कहिए बाई 90 डिग्री। ये दो तरह से स्टेटमेंट दी है हमने इन दोनों का कंपैरिजन करके, वो भी ठीक है। या AC1 लीडिंग है बाई 90 डिग्री, या फिर कहें AC2 इज़ लैगिंग बिहाइंड पीछे रह जाना, लीड का मतलब जानते हैं आगे हो जाना। ये रिज़ल्ट है जी इस पूरी सिचुएशन का, इस कंपैरिजन का, बिल्कुल इन्हीं लाइनों पर, बिल्कुल ऐसी ही बात। अब हम एक और डायग्राम देखते हैं, और चलिए क्योंकि ये बात हमने जो अभी पूरी तरह समझ ली है, मैं अब दूसरी जो एग्जाम्पल है इसी बात को समझने के लिए मैं किताब का सहारा लेता हूँ। तो किताब के ऊपर जो दूसरी एग्जाम्पल है वो आपके सामने है, और उसमें बच्चों हम कहेंगे कि जो ये देखिए ज़रा, ये वाली, ये पहली हमने अभी डिस्कस की है, ये AC1 है, ये 1 लिखा हुआ है, आपके बुक भी खुली है तो देख सकते हैं, ये 2 लिखा हुआ है। तो आपके पास इसमें तो ये था कि AC1 वाज लीडिंग बाय 90 डिग्री, AC2 वाज लैगिंग बिहाइंड बाय 90 डिग्री। दूसरी केस में क्या है, दूसरे केस में AC1 तो फिर वही है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई, लेकिन इस दफ़ा AC2 टॉप से दिखाई है, ये वाली, वो 1 ये 2। अब फिर वही किया कि मीन लेवल से अबव दिखाए हैं फेज़ मुख्तलिफ लम्हों पे AC1 के, और बिलो दिखाए हैं AC2 के। अब आप देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है, पहले पॉइंट को देखिए, ए पॉइंट को, तो यहाँ पे फ़र्क क्या है कि AC2 90 डिग्री पे और AC1 0 पे है। इसका मतलब है AC2 आगे है 90 डिग्री से, लेकिन अभी एक ही पॉइंट पे हमने कहा कि डिसाइड नहीं करना, एटलीस्ट 2 पॉइंट और करते हैं। बी पॉइंट पे क्या है, वो जो AC1 है ये वाली, ये 90 पे है, तो AC2 180 पे है, ये पाई रेडियन पे। इसका मतलब है AC2 फिर लीड कर रही है बाई 90 डिग्री। लेकिन एक पॉइंट बस और देख लें, फिर फाइनल डिसाइड कर देना। तो पॉइंट सी देखा, तो इसमें AC1 का पाई है यानी 180 डिग्री, और AC2 का ये देखिए 3π/2 यानी 270, यानी AC2 फिर आगे है बाई 90 डिग्री। तो हो गया डिसीजन फिर। उसी तरह जिस तरह 2 स्टेटमेंट्स अभी मैंने इसके लिए लिखी थी, कहा था या तो AC1 इज़ लीडिंग बाई 90 डिग्री या AC2 इज़ लैगिंग बाई 90 डिग्री। यहाँ कहेंगे AC2 इज़ लीडिंग
AC1 बाई 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन, या कहेंगे AC1 इज़ लैगिंग बिहाइंड AC2 बाई 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन। अब मैं इन्हीं सारी बातों को जल्दी से आपके लिए रीड भी करने लगा हूँ, ये आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है। तो फेज़ लैग एंड फेज़ लीड, कहता है फेज़ डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन देयर एब्सोलूट फेजेस। ये क्यों होता है इंपॉर्टेंट, ये अगली टॉपिक्स में आने वाली है, बाद में देखेंगे कि दो क्वांटिटीज़ का आपस का फेज़ डिफरेंस बड़ा अहम होता है कि किसी लम्हे फेज़ एग्जैक्ट कितना है, वो उस पर नहीं हम वो बात नहीं अहम होती, बल्कि फ़ेज़ डिफरेंस देखना होता है कि लगातार AC करंट चल रहा है या वोल्टेज मौजूद है तो उसका दूसरी किसी और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से फ़र्क कितने का है, तो वो लैग या लीड आता है। फिगर 1 शोज़ टू वेव फॉर्म्स 1 and 2। द फेज एंगल्स ऑफ वेव फॉर्म 1 and 2 ये दिखाए हैं, आर शोन इन द फिगर। द फेज एंगल्स ऑफ वेव फॉर्म 1 एट द पॉइंट्स A B C D and E हैव बिन शोन अबव द एक्सिस एंड दोज ऑफ फेज वेव फॉर्म 2 बिलो द एक्सिस। एक्सिस से ऊपर AC1 के और एक्सिस से नीचे AC2 के दिखाए हैं। एट पॉइंट B द फेज ऑफ 1, इसने पॉइंट B से बात शुरू की, पॉइंट 1 से भी देख तो सकते हैं लेकिन डिसीजन हमने कम से कम 2 पॉइंट और देख के फिर करना है। तो एट पॉइंट B द फेज ऑफ AC1 इज़ पाई बाई 2, वो देखें टॉप एक्सट्रीम AC1 का पाई बाई 2 है, एंड दैट ऑफ 2 इज़ 0, 0 भी है या 2 पाई भी कह सकते हैं। तो इधर से ही हम कह सकते हैं 2 पाई और 0 का फेज सेम होता है, आपको पता है पीछे पड़ा हुआ है। तो इट कैन बी सीन दैट एट ईच पॉइंट द फेज ऑफ वेव फॉर्म 2 इज़ लेस दैन द फेज ऑफ वेव फॉर्म 1 बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। हर पॉइंट पे मैंने ये अभी सारी हर पॉइंट का डिस्कशन पीछे कर दी है, दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चरों का ये फ़ायदा है कि पीछे वापस करके आप देख भी सकते हैं वीडियो। तो हर पॉइंट पे देखा कि AC2 जो है वो पीछे रह रही है, लेस दैन, उसका फेज़ है लेस दैन इस वेव फॉर्म ऑफ AC1 बाई एन एंगल, कितना लेस है, बाई एन एंगल पाई बाई 2 रेडियन। इट मीन दैट एट ईच इंस्टेंट हर लम्हे द फेज ऑफ AC2 इज़ लेस दैन द फेज ऑफ AC1 बाई पाई बाई 2, वही जो मैंने मिसाल दी अभी जो रिजल्ट बताया था। सिमिलरली यही फैक्ट अब दूसरी डायग्राम में इट कैन बी सीन इन फिगर 2 दैट फेज एट ए पॉइंट ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ AC2 इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ वेव फॉर्म 1 बाई एन एंगल पाई बाई 2। अभी समझाया सारा कि इस दफ़ा AC2 का पाई बाई 2 रेडियन से एंगल ज़्यादा है हर पॉइंट पे एज़ कम्पेयर टू AC1। इन दिस केस इट इज़ सेड दैट, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि AC2 इज़ लीडिंग द AC1 बाई पाई बाई 2। तो यहाँ AC2 लीड कर रही है बाई पाई बाई 2, या कहिए AC1 लैग बिहाइंड कर रही है बाई पाई बाई 2। इट मीन दैट एट ईच इंस्टेंट द फेज ऑफ AC2 इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ 1 बाई पाई बाई 2 रेडियन। यही बातें सारी अभी कर दी, मैंने रीड भी कर दी, दोहराई भी हो गई आपका, जैसे आप क्लास में भी करते हैं। लास्ट ये पॉइंट है जी जो शुरू की जो बेसिक फीचर्स अल्टरनेटिंग करंट के या वोल्टेज के थे कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को बच्चों वेक्टोरियली भी दिखाया जा सकता है, वेक्टोरियली शो किया जा सकता है। ये सिर्फ एक बात को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बात को बेहतर समझने के लिए ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। वेक्टर नहीं होते ना करंट ना वोल्टेज, है तो दोनों स्केलर, लेकिन हम इनको वेक्टोरियली शो कर सकते हैं। मसलन अभी जैसे हमने बात की तो ये एक ऐसी फॉर्म मैंने बना दी, फ़र्ज़ कर लीजिए ये किसी जगह पे ये थी वोल्टेज और उस जगह पे करंट, उस सर्किट में करंट कुछ यूँ चल रहा था। अब ये कब होगा, कैसे होगा कि वोल्टेज इस तरह से वेरी करे जैसे हमने दिखाया और करंट उसके ऑपोजिट ये वेरी करे जैसे दिखाया। ये सारी बातें थोड़ा सब्र करना, ये अगले टॉपिक्स में हमने अप्लाई होते हुए देखनी है, तो फिर समझ आएगी कि क्या मतलब है करंट कैसे लीड या लैग कर सकता है और वोल्टेज करंट को कैसे लैग या लीड कर सकती है। ये बातें इंशाल्लाह आगे बाद में आनी है। ये करंट की वेव फॉर्म बना दी है जी। आई तो जो अभी पीछे डिटेल आपने सीखी है उसके मुताबिक आप फ़ौरन जल्दी से देख के बता सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज लीड कर रही है करंट को बाई 90 डिग्री। कैसे बता सकते हैं, ये ब्लैक वोल्टेज का ग्राफ है, ग्रीन करंट का है। और जो पीछे डिटेल अभी सीखी है फिर दोबारा वीडियो रिवाइंड करके जल्दी से देखिए, तो आपको मैं दोबारा फिर 10 मिनट इस पर नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ वाज़ेह है कि वोल्टेज इज़ लीडिंग करंट बाई पाई बाई 2 रेडियन। इस चीज़ को, इसी फैक्ट को, इसी हकीकत को हम यूँ भी दिखा सकते हैं कि करंट को फ़र्ज़ कर लें हमने ले लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, करंट वेक्टर OI वेक्टर, करंट वेक्टर कहेंगे। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ फेज़ डिफरेंस समझाने के लिए। और इधर को ले ली है वोल्टेज अलॉन्ग वाई एक्सिस और हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि करंट वेक्टर भी और वोल्टेज वेक्टर भी ये दोनों रोटेटिंग हैं, ये दोनों
स्टैटिक नहीं है, खड़े नहीं हैं, उनकी किसी भी लम्हे घूमते घूमते ये तस्वीर हमने ले ली है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ये दोनों वेक्टर। उसी तरह जिस तरह ये वेव फॉर्म भी स्टैटिक नहीं है विद टाइम, अगर टाइम ले लें लॉन्ग एक्स एक्सिस तो ये टाइम के लिहाज से कभी उधर ऊपर मैक्सिमम, कभी ज़ीरो, कभी उल्टी सिमत में फिर मैक्सिमम फिर ज़ीरो, जैसे ये वेरिएबल, जैसे ये कॉन्स्टेंटली वेरिएंग वैल्यूज़ हैं करंट और वोल्टेज की, और वेरिएंग क्वांटिटी भी है, वेरिएंग वैल्यू भी है और वेरिएंग पोलैरिटी भी है। तो उसी तरह से ये भी खड़े नहीं हैं वेक्टर, ये उनकी किसी लम्हे तस्वीर खींच ली बस हमने। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर हैं। जो वेक्टर ओ आई है, वेक्टर ओ आई करंट वेक्टर नहीं है, ये जस्ट उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये समझाने के लिए कि इनका आपस का फेज डिफरेंस कैसा है। तो ओ आई जो है इज लैगिंग बिहाइंड ओ वी वेक्टर बाई पाई बाई 2 रेडियन, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए वी आगे आगे है, ओ वी वेक्टर आगे आगे है, ओ आई वेक्टर पीछे पीछे है। ये भी सही है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को वेक्टोरियली यूं भी दिखा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टरों की मदद से, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग फ़र्ज़ करने हैं। ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफिकल फैक्ट की। ये जो ग्राफिकली दिखाया कि कौन लीड और कौन लैग कर रहा है और बाइक कितने डिग्री, तो वो यहाँ भी, या बाइक कितने रेडियन, तो वो उसी चीज़ को अब यहाँ वेक्टोरियली दिखाया। ये भी सही है। या इसी चीज़ को आप यूँ भी दिखा दें, मैं ऊपर दिखाने लगा हूँ, इसी चीज़ को आप यूँ भी दिखा सकते हैं कि आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस शो कर दें वोल्टेज वेक्टर ओ वी, और उससे पीछे नीचे शो कर दें ओ आई, यानी करंट वेक्टर, और ये आपस में 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 का फ़र्क है। और ये दोनों भी खड़े नहीं हैं, स्टैटिक नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर्स हैं जिनकी घूमते घूमते किसी लम्हे तस्वीर खींच ली हमने। ये भी सही वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट की। ये भी है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये भी है। जब चाहें, जहाँ चाहें, जहाँ ज़रूरत हो इस तरह दिखाने की तो यूँ दिखा दें, जब चाहें इस तरह दिखाना तो यूँ दिखा दें, दोनों तरह ठीक है। ये भी यही बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते वोल्टेज जो ओ वी वेक्टर है वो ओ आई वेक्टर से आगे आगे है। ये देखें ना, जब घुमाव हो रहा तो ये पीछे पीछे है, वो आगे आगे, और ये भी वही बता रहा है। तो इस ग्राफ को यूँ भी दिखा सकते हैं, यूँ भी आपकी मर्ज़ी है, या डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो सिचुएशन अगले टॉपिक्स में आएगी कि हम दिखाएंगे। बस ये करना होता है कि दोनों क्वांटिटीज़ में से किसी एक क्वांटिटी को बतौर रेफरेंस चुन लेना। रेफरेंस क्वांटिटी, रेफरेंस चुनने का मतलब है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और दूसरी क्वांटिटी को फिर उससे आगे दिखाना है या उससे पीछे, जो भी सिचुएशन हो, लीडिंग या फिर लैगिंग, जो भी सिचुएशन हो। लेकिन ये भी और ये भी दोनों एक ही फैक्ट बता रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर हैं। तो यहाँ भी ये वाला वोल्टेज वेक्टर आगे आगे है और करंट वेक्टर पीछे पीछे है, और इधर भी ऐसा ही है, वोल्टेज वेक्टर आगे आगे, करंट वेक्टर पीछे। अगर हमने वोल्टेज को ले लिया रेफरेंस यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो करंट को फिर नीचे शो करना है उससे पीछे, और अगर करंट को ले लिया रेफरेंस यानी अराउंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस बतौर रेफरेंस क्वांटिटी लिया, तो फिर वोल्टेज को उससे आगे शो करना है 90 डिग्री। ये बड़ी अहम बात है, याद रखनी है। किताब पे उसने ये तो दिखाई है लेकिन ये नहीं दिखाई। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसी की हैं, दोनों ही हम कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको कुछ कोशिश की कि ये समझा दिया कि आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको वेक्टोरियल तौर पर भी दिखा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टरों की शक्ल में। लेकिन ऐसा जस्ट ऐसे ही हम जब चाहें कि जी उनको वेक्टर दिखा दें, ये अपनी ठीक है दिखा तो सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। 3 शर्तें पूरी करना होंगी वेक्टरों को, वो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर्स हैं। अगर वो इन 3 शर्तों पे पूरे उतरते होंगे तो फिर वो किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टोरियली। वो 3 शर्तें कौन सी हैं? पहली तो शर्त ये है कि वो जो भी आपने वेक्टर चुनने हैं, वेक्टर हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन उनकी वेक्टरों वाली दिखा दी यहाँ, अगरचे करंट और वोल्टेज वेक्टर नहीं है, ये उनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट फेज़ लैग और फेज़ लीड का फैक्ट समझाने के लिए। तो इसमें हमने जो वेक्टर चुनने हैं वो ऐसे हों कि उनकी जो लेंथ है, वेक्टरों की कोई लेंथ चुननी होती है अकॉर्डिंग टू चोजन स्केल, वो लेंथ उनकी या तो पीक वैल्यू ये इतनी होती है पीक वैल्यू, ये वाली पीक वैल्यू वोल्टेज वेक्टर की, और ये वाली पीक वैल्यू करंट वेक्टर की या करंट की क्वांटिटी की, आपको पता है पीक वैल्यू। तो जो वेक्टर चुनने हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को वेक्टोरियली शो करने के लिए, वो ऐसे हों कि उनकी जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो किसी चुनेंगे स्केल के मुताबिक या पीक वैल्यू को शो करती हो, लेंथ ऑफ द वेक्टर, या पीक वैल्यू को शो करती हो, या फिर मेजर्ड वैल्यू जिसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू को। जो भी वोल्टेज की पीक या आरएमएस वैल्यू थी उसका कुछ स्केल चुन के आपने उसके मुताबिक वेक्टर की लेंथ चुननी है। मिसाल के तौर पर 70 वोल्ट थी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, चाहे कर लें चाहे पीक, ये भी अपनी मर्जी है, जो भी थी उसकी गिवन 70 वोल्ट थी, तो हम उसकी लाइन कितनी लंबी खींचें, हम कोई स्केल चुन लेंगे
और कहेंगे मसलन 10 वोल्ट बराबर 1 सेंटीमीटर के, तो फिर वो जो वोल्टेज को शो करने का वेक्टर चुनना है वो भला कितना लंबा लिया जाएगा, कितना, 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। तो यही बात वो हो रही है कि अकॉर्डिंग टू चोजन स्केल जो लेंथ होगी उस चुने गए वेक्टर की, जिसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना है किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को, वो या पीक या आरएमएस जो भी हम चाहें उसके मुताबिक होगी और वो स्केल के मुताबिक हमने लेनी है। और दूसरी शर्त उस वेक्टर को ये पूरी करनी है कि जिस लम्हे, ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, जिस लम्हे ज़ीरो के फेज़ में हुई, ज़ीरो के फेज़ में हुई, उस लम्हे उसका जो वेक्टर है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर है, जिस लम्हे क्वांटिटी ज़ीरो पर है और पॉजिटिवली बढ़ने वाली है, ज़ीरो पर है और पॉजिटिवली बढ़ने वाली है, यानी ज़ीरो के फेज़ में है, उस लम्हे उसका नुमाइंदा वेक्टर होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये क्वांटिटी इस जगह पे, जब वोल्टेज यहाँ है तो फिर उसको हम शो करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब वोल्टेज ज़ीरो के फेज़ में है उस वक्त इसका रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर इधर को, जब वोल्टेज 90 के फेज़ में है तो उसका ऊपर को, जब वोल्टेज 180 के फेज़ में है तो इधर को। ये मैं जल्दी से दिखा दूं, ज़ीरो का फेज़ है तो इधर को होगा रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर, 90 के फेज़ में उधर को होगा, 180 के फेज़ में वो जो ग्राफ का मुख्तलिफ जगह का फेज़ है उसका मुतलका वेक्टर इधर को होगा, 270 के फेज़ में इधर को होगा और 360 के फेज़ में वापस इधर को होगा। तो ये दूसरी शर्त पूरी करनी है कि जैसे जैसे ये वेरिएशन इस ग्राफ में आ रही है उसी तरह ये घूमते हुए वेक्टर भी अपनी अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहे होंगे। जिस लम्हे दी गई क्वांटिटी ज़ीरो के फेज़ में है, यानी ज़ीरो वैल्यू है और पॉजिटिवली बढ़ने वाली है, उस लम्हे उसका नुमाइंदा वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस शो करना है। ये हो गई। और तीसरी शर्त यह है कि जो ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है घूमने की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है घुमाव की, वो जो इनकी है कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड या कितने रेडियन पर सेकंड, ये कितने रेवोल्यूशन या कितने साइकिल पर सेकंड इसकी है। अलॉन्ग इधर को टाइम ले लिया तो एक सेकंड में कितने साइकिल इसके मुकम्मल होते हैं, तो इन वेक्टरों के भी घुमाव के एक सेकंड में उतने ही साइकिल मुकम्मल होंगे। जैसे जैसे ये वेरिएशन आएगी उसी तरह ये भी साथ साथ घूमेंगे, फ़र्ज़ करना है ख्याली तौर पर। यानी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस ग्राफ की होगी कितने साइकिल पर सेकंड, उतने ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टरों की होगी। तो फिर जो ये तीन शर्तें पूरी करेंगे, जो ये तीनों शर्तें पूरी करेंगे, वो वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को वेक्टोरियली। ये बातें जो अभी अभी की हैं, जो आप बार बार रिवाइंड करके, आप जब कोई शक जहाँ भी पढ़े वो मसला हो तो आप पीछे से फिर देख लीजिए। और मैं इसी चीज़ को अब जल्दी से आपके लिए रीड भी करने लगा हूँ। इसको वेक्टरों को फेज़र भी कहते हैं, ये लफ्ज़ यूज़ होता है जो आपकी टेक्स्ट बुक पे वैसे नहीं है लेकिन आपकी इस बुक पे दिया हुआ है जो मैंने आपको लगवाई है। तो फेज़र भी कहते हैं। इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टरों को एक नाम दिया जाता है फेज़र। एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टरों को फेज़र भी कहते हैं, ये इनका इस्तिलाह है, नाम रखा गया है। तो कहता है फेज़र या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ इज़ बेसिकली यूज्ड टू शो फेज डिफरेंसेस बिटवीन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ ऑल्दो दीज क्वांटिटीज़ आर नॉट वेक्टर्स। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की वेक्टर के तौर पर, अगरचे ये क्वांटिटीज़ वेक्टर नहीं है। साइनोसाइडली अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाई ए काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। ये सारी बातें पीछे आप वापस मेरा लेक्चर रिवाइंड करके फिर से वही तस्दीक कर लें मैंने क्या क्या कहा था। तो कोई अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसकी मदद से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर की मदद से, बशर्ते के प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। ये वाली जो अभी अभी दिखाई थी, ये थोड़ी सी मिट गई हैं, ये अभी अभी दिखाई थी, ये वाली कंडीशंस। और बहरहाल यहाँ थोड़ी सी मिट गई लेकिन अब मैंने कहा फिर से लेक्चर रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो पहली क्या है कि उस वेक्टर की लेंथ कैसी होनी चाहिए, इट्स लेंथ ऑन ए सर्टन स्केल रिप्रेजेंट्स द पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। और दूसरी बात, इट इज़, यानी वो वेक्टर जो है, इट इज़ इन दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट द इंस्टेंट व्हेन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज़ जीरो एंड इज़ इंक्रीजिंग पॉजिटिवली। ये क्या थी, ये फिर दोबारा लेक्चर में पीछे देख लें, मैंने समझा दी है। और तीसरा, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर इज़ द सेम एज दैट ऑफ एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये भी बात अभी पीछे पूरी समझा दी है, तो आप खुद देख लें क्या है। तो अब वो उसकी मिसाल भी दे रहा है कि जी फिगर 1 शोज साइनोसाइडल वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज वेव फॉर्म लीडिंग एन अल्टरनेटिंग करंट बाई वेव फॉर्म बाई π/2 रेडियन, वो दिखाई हुई है। द सेम फैक्ट, यही फैक्ट, यही हकीकत कि वो वोल्टेज लीड कर रही है करंट को बाई π/2 हैज़ बिन शोन वेक्टोरियली इन फिगर 2। ये वेक्टरी तौर पर दिखाया गया फिगर 2 में। हेयर वेक्टर OI रिप्रेजेंट्स द पीक और RMS वैल्यू ऑफ द करंट विच इज़ टेकन एज रेफरेंस क्वांटिटी। करंट को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया तो समझिए ये रेफरेंस क्वांटिटी हो गया, और वोल्टेज फिर उसको लीड कर रही है तो इसके आगे शो कर दी बाई 90 डिग्री।
और सिमिलरली ओ वी रिप्रेजेंट्स द आर एम एस और पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज़ लीडिंग द करंट बाई पाई बाई टू, और वो दिखाई है यहाँ पे। बोथ वैक्टर्स आर सपोज टू बी रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों ही फ़र्ज़ किए हैं कि घूम रहे हैं, खड़े नहीं हैं। ये सारी बातें पीछे मैंने कहा फिर देख सकते हैं, मैंने जो अभी की हैं समझाते हुए। एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से उतना ही नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड जितने साइकिल पर सेकंड इस वेव के हैं, तो ये घूम रहे हैं। और ये फिक्रे में थोड़ी सी गड़बड़ इसने की है, आपने ये काट देना है। कहता है फिगर बी शोज़ द पोजीशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, बस टी इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं यहाँ पे आना चाहिए, टेक्स्ट बुक पे भी ये गलती है, क्योंकि ये है इस जगह टी इज इक्वल टू ज़ीरो है ग्राफ में, तो जिस लम्हे टी इज इक्वल टू यानी टाइम ज़ीरो है उस लम्हे वोल्टेज का फेज़ ज़ीरो का है, वोल्टेज का फेज़ ज़ीरो का है, तो फिर इस तरह नहीं दिखाना चाहिए इनको। अगरचे ये रिप्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन ये पाबंदी लगा दें कि उस लम्हे की है जब टाइम टी ज़ीरो है, तो फिर बच्चों वोल्टेज को दिखाना चाहिए इस वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और करंट उससे क्योंकि नीचे को दिखाना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी ये दिखा दी थी जो ऊपर दिखाई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने ऊपर आपको दिखाई थी ये वाली मैं दोबारा बनाता हूँ कि आपने वोल्टेज ले लिया अगर रेफरेंस के तौर पर, वोल्टेज को ले लिया बतौर रेफरेंस ओ वी वैक्टर को, तो फिर करंट इसके नीचे दिखाना है ओ आई ये वाला पाई बाई टू से। ये उस लम्हे किया जब टाइम ज़ीरो था। लें जी, ये लेक्चर को एक दो दफ़ा देखिएगा, ये आगे बड़े अहम पॉइंट है, आगे ये यूज़ होने हैं। थैंक यू वेरी मच।